हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चंस। और ये 30 क्वेश्चंस आपको आने वाले हर एक एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में शरावती परियोजना स्थित है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आपको बताना है कि जो शरावती परियोजना है वह कौन से राज्य में स्थित है। जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वो हर एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत टाइम दिया जाएगा ताकि आप सोच सके कि क्या आंसर हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये कर्नाटका में है पूरी तरीके से। ठीक है, ये शरावती है, ये एक नदी का नाम है। ठीक है, शरावती ये नदी का नाम है। ठीक है, जो पूरी तरह से कर्नाटका में बहती है। भारत का प्रसिद्ध जोग फॉल इसी नदी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, जोग फॉल इसी नदी द्वारा बनाया गया है। इस तरह का कुछ दिखता है ये जोग फॉल। ठीक है, ऐसा होता है ये व्यू है जोग फॉल का। ठीक है, तो कौन सी नदी पे है ये? शरावती नदी पे। ठीक है, जोग फॉल शरावती नदी पे बनाया गया है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी करेक्ट होगा आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेम्पियर होजस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिससे आपको बताना है जो डेम्पियर होजस रेखा है वह किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, किससे लिंक है ये है सुंदरबन से। ये है जो डेम्पियर होजस लाइन है, एक काल्पनिक रेखा है जो 1829 से 1830 में सुंदरबन डेल्टा की उत्तरी सीमा को चिन्हित करने के लिए खींची गई थी। और ये पश्चिमी बंगाल के 24 परगना, दक्षिण और उत्तरी जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व की व्यापारिक हवाएं भारत में निम्नलिखित में से किसका कारण है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है जो उत्तर पूर्व से हवाएं बहती है और किसका कारण है, वह क्या करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, चेन्नई शीतकालीन बारिश। ठीक है, चेन्नई में बारिश करती है ये हवाएं। ठीक है, चेन्नई में सर्दियों के बारिश उत्तर पूर्व व्यापार हवाओं के कारण होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिससे आपको पूछा गया जो नमक होता है जो हमारे घरों की सब्जियों में पड़ता है उस नमक के बारे में पूछा गया है, वो नमक उत्पादक कौन सा राज्य है भारत में। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है नमक उत्पादक राज्य। तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, गुजरात है ये। ठीक है, जहाँ पे लगभग 160 लाख टन उत्पादन। ठीक है, अगर पूछा जाएगा, ठीक है, तो ये याद रखना कितना होता है, ये होता है 160 लाख टन। ठीक है, इतना उत्पाद होता है। ठीक है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत में 4 सबसे बड़े नमक उत्पादक राज्य हैं। उड़ीसा में भी गंजमपुरी और बालेश्वर के तटीय जिलों में नमक का उत्पादन किया जाता है और ये लगभग 30,000 टन। ठीक है, कितना, लगभग 30,000 टन नमक का उत्पादित किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा गुजरात। और उसी के साथ में ये है कि वहाँ पे कितना होता है 160 लाख टन तक। ठीक है, और कुछ और राज्य हैं जो भारत के बनाते हैं नमक। ठीक है, तो सबसे टॉप पे जो पूछा गया है तो वो हो गुजरात और बाकी ये हो जाएंगे राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु और उड़ीसा। ठीक है, यहाँ पे ये भी बनाते हैं लेकिन कम मात्रा में बनाते हैं, सबसे ज़्यादा कौन, गुजरात बनाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है, योजनाबद्ध बेतबहाल अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है पावर प्रोजेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं वो कहाँ पे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी करेक्ट होगा। ठीक है, उड़ीसा में है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी।
ये कहाँ पे स्थित है? सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, वैसे राज्य बोला जाए तो उड़ीसा और डिस्ट्रिक्ट बोली जाए तो सुंदरगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड निम्नलिखित में से रिफाइनरियों में से किसकी संचालन करती है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बीना रिफाइनरी। ठीक है, बीना रिफाइनरी। ठीक है, बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में स्थित। ठीक है, कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में स्थित है। 2011 में इसे भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड बोरल, ठीक है, कौन सी कंपनी? बोरल कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, 2000 कब इसकी स्थापना हुई थी? 2011 में। कौन सी कंपनी से अगर पूछा जाए तो बोरल। ठीक है, कहाँ पे स्थित है ये? मध्य प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट है, सोनोस नदी निम्नलिखित में से किस दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आपको बताना है कि कौन से दो राज्य हैं जिनमें सोनोस नदी बॉर्डर बनाती है। ठीक है, बॉर्डर के बारे में पूछा गया है। जैसे ये दो राज्य हो गए, इनके बीच में जो नदी निकल रही है जो बॉर्डर बनाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी करेक्ट होगा। ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिससे आपको पूछा गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन से प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, उष्मा कटिए बंधिये पर्णापति। ठीक है, इसका ए सही होगा। ठीक है, उष्माकटिबंधीय बंधीय वन, इन्हें मानसून वन कहा जाता है। ठीक है, और ये 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्र है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है? संदल की लकड़ी, ठीक है, और शीशम, ठीक है, महुआ और साल और सागौन और बांस और आदि पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, कौन सी? उष्णकटिबंधीय बंधीय जो होते हैं एरिया, ठीक है, उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे वन। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व एशिया के निम्नलिखित देशों में कौन सा भारत समुद्री सीमा साझा करता है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा समुद्री साझा करता है। मतलब कि कौन सा, जैसे एक ही हमारा भारत राज्य हो गया, ठीक है, एक भारत राज्य हो गया, ठीक है, और इसके साथ में ऐसा कौन सा देश है जो जिसके बीच में समुद्र है। ठीक है, समुद्र है, समुद्र साझा करता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, इंडोनेशिया। ठीक है, भारत की दक्षिणी मुख्य भूमि और द्वीपों समूह म्यांमार भी है, ठीक है, थाईलैंड भी है और इंडोनेशिया भी है। ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन में सिर्फ यही दे रखा था इंडोनेशिया। ठीक है, मलेशिया है नहीं, सिंगापुर आसपास है नहीं, वियतनाम भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये इंडोनेशिया है इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काचिन हिल्स भारत और निम्नलिखित में से किस पड़ोसी के बीच एक सीमा बनाती है? कौन सा पड़ोसी देश होगा? ठीक है, उसके बारे में पूछा, कौन सा देश होगा, ठीक है, उसके बीच में सीमा बनाती है, ठीक है, बॉर्डर बनाती है। ठीक है, कौन सा देश है वो? तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, म्यांमार। ठीक है, इससे ये सीमा बनाती है, ठीक है, बॉर्डर बनाती है, काचिन हिल्स। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, काचिन हिल्स म्यांमार के कांचिन, ठीक है, कहाँ पे स्थित है? काचिन राज्य में। ठीक है, काचिन राज्य के चरम पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और वे भारत और म्यांमार के बीच एक सीमा बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर हीटिंग की अवधारणा को मुख्य रूप से भारत में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक घटना की व्याख्या करने के लिए दिया गया था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है। तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, मानसून। ठीक है, भारतीय मानसून की
उत्पत्ति के बारे में अंतर हीटिंग, ठीक है, मानसून की उत्पत्ति के लिए अंतर हीटिंग की अवधारणा हेली द्वारा दी गई थी। ठीक है, अगर नाम पूछा जाएगा किसके द्वारा तो हेली द्वारा दी गई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक, इसको नापने के लिए मानसून को, ये किसके द्वारा दी गई थी, हेली के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पीडमोंट पठार का उदाहरण है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है जो पीडमोंट माउंटेन होते हैं, ठीक है, वो इनमें से कौन सा उदाहरण है। इन जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आपको बताना है उनमें से कौन सा उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, मालवा पठार। पीडमोंट पठार के एक तरफ पहाड़ है और मालवा पठार एक पीडमोंट पठार है। इस तरह के पठारों के अन्य उदाहरण है अर्जेंटीना में। ठीक है, जो अर्जेंटीना में है वो है पैटागोनिया पठार। ठीक है, और अब अमेरिका में पीडमोंटेन पठार आदि पठार पाए जाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण से उत्तर तक भारत के समुद्री बंदरगाहों का एक सही अनुक्रम है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको सीक्वेंस में लाइन वाइज आपको फिट करना है कि उत्तर से दक्षिण की ओर, सॉरी दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, सीक्वेंस में लगाना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, त्रिवेंद्रपुरम, कोची, कालीकट और मंगलोर। ठीक है, ये सही क्रम होगा इसका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आपको बताना है कि बॉक्साइट उत्पादक कौन सा इनमें से। तो बॉक्साइट क्या होता है, ये होता है अल्मोनियम कवक होता है। ठीक है, जो जंग वगैरह से बचाने के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे अगर नंबर 1 पूछा जाएगा तो नंबर 1 पे बॉक्साइट उत्पादक कौन है, नंबर 1 पे है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है। और इसमें आपको जो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे भारत में पूछा गया तो भारत में कौन सा है। ठीक है, वैसे नंबर 1 पूछा जाएगा तो कंट्री में आएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बॉक्साइट उत्पादक सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में होता है। ठीक है, और यहाँ पे भारत में पूछा गया है तो आपको भारत का बताना है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा भारत के कुल उत्पादक के आधे से अधिक के लिए सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार मरुस्थल से ढका है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें बताना है कि राजस्थान का कितना क्षेत्रफल थार मरुस्थल से ढका हुआ है। ऑप्शन दे रखे हैं 30%, 40%, 60% या 70%। तो जैसे कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लगभग 60% तक है। ठीक है, थार रेगिस्तान का दुनिया का 10वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है और इसमें राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का 61% हिस्सा शामिल है। ठीक है, 61% ये करंट होता है, मतलब कि एक्चुअल। ठीक है, अगर हमें लगभग पूछा गया है तो लगभग 60% आएगा। ठीक है, एक्चुअल है तो 61% है, लगभग पूछा जाए तो 60%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलवरम परियोजना किस राज्य में स्थित है। ठीक है, यहाँ आपको बताना है पोलवरम किस राज्य में स्थित है। तो ये होता है पोलवरम ऐसा बनाया गया, कहाँ पे है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, ये इस तरह का बनाया जा रहा है, कहाँ पे बनाया जा रहा है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है, जो वहाँ के सीएम है आंध्र प्रदेश के। ठीक है, उनके द्वारा यहाँ पे इसमें 11,800 तक इसमें रुपए लगा चुके हैं। ठीक है, 11,800 करोड़। ठीक है, इसमें लगा चुके हैं। और ये किस लिए बनाया जा रहा है, मेन पर्पज इसका इसका है बाढ़ के जो पानी आता है उसको उसकी उस एरिया में बचाने के लिए ये बनाया जा रहा है, जो पानी स्टोरेज करने के लिए बनाया जा रहा है ये। ठीक है, ताकि आसपास के गांव या फसलें इसकी वजह से ना बर्बाद हो, इसलिए ये बनाया जा रहा है। ठीक है, कहाँ बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आपको सबसे जो लंबा रास्ता होता है ना, रास्ता वो पूछा गया आपको इसमें, तो वो बताना है।
कौन सा होगा, NH44 होगा या फिर NH1 या फिर NH2 या NH10। ठीक है, NH में आपको पूछा गया है कि सबसे लंबा मार्ग कहाँ पे होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, NH44। ठीक है, अगर पूछा जाएगा सबसे लंबा हाईवे कौन सा है तो आएगा NH44। ठीक है, सबसे लंबा भारत का, याद रखना सबसे लंबा भारत का रोड। ठीक है, ये भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। ठीक है, ये श्रीनगर से जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, श्रीनगर से शुरू होकर होता है और कन्याकुमारी, ठीक है, तमिलनाडु में, ठीक है, कन्याकुमारी तक आता है। ठीक है, इतना लंबा है ये। इस राजमार्ग की कुल लंबाई, ठीक है, अगर आपको इसकी लेंथ पूछी जाएगी तो 3745 किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर है। पहले इसको क्या कहते थे, पहले इसको कहते थे NH07। ठीक है, अगर पहले वाला पूछ ले पिछला, ठीक है, पास्ट में क्या कहते थे इसको, तो आएगा NH07। ठीक है, और करंट में इसका नाम बदल के रख दिया है NH44। ठीक है, सबसे ये लंबा मार्ग है। और इसका अगर पूछा जाएगा कितना किलोमीटर है, कितना लेंथी है, ठीक है, तो आंसर होना चाहिए 3745। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो कॉफ़ी के बारे में पूछा गया, कॉफ़ी कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा बनती है, ये कॉफ़ी जो हम पीते हैं सुबह, इसके बारे में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, कर्नाटका सबसे ऊपर है। ठीक है, कर्नाटका सबसे ऊपर है कॉफ़ी उत्पादन में। ठीक है, कर्नाटका भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसके बाद केरल और तमिलनाडु है। ठीक है, केरल और तमिलनाडु है। ठीक है, अगर पढ़ते पढ़ते नींद आने लग जाए तो एक कप कॉफ़ी 2-3 घंटे आराम से पढ़ने के लिए कर सकती है। ठीक है, सबसे बेस्ट होता है हेल्थ के लिए कॉफ़ी। ठीक है, अगर नींद आ रही हो, सर फट रहा हो, तो पढ़ते पढ़ते अगर थक जाए तो कॉफ़ी का उपयोग करें। ठीक है, तो अगर उत्पादक पूछा जाएगा कौन सा राज्य है, तो आंसर होना चाहिए कर्नाटका। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन सी झील मानसरोवर से निकलती है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको सिंधु की कौन सी इनमें से नदी है जो मानसरोवर से निकलती है, सिंधु घाटी की सहायक नदी। ठीक है, तो ये सारी नदियाँ कहाँ पे, सारी नॉर्थ में नदियाँ हैं ये, और ये कहाँ से, भारत से निकल के, ठीक है, भारत में निकलती हैं। भारत से निकल के सारी कहाँ जाती हैं, पाकिस्तान में जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा भारत देश, कुछ यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, इधर से निकलती हैं। ये सिंधु घाटी तो इधर से आती है, ठीक है, जम्मू कश्मीर होके यहाँ से निकल के सीधा पाकिस्तान में जाती है। ठीक है, बाकी झेलम, सतलज, रावी और ये सब यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, हिमाचल से। ठीक है, सतलज आती है, लेकिन ये सतलज आती है तिब्बत से। बाकी ये जो तीनों है, रावी, झेलम और ब्यास, ये तीनों हिमाचल से निकलती हैं और ये तीनों भी जाती हैं पाकिस्तान में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, सतलज नदी। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, जो सतलज नदी होती है ये निकलती है इधर से, मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, और बाकी जो रावी और ब्यास और झेलम, ये तीनों कहाँ से निकलती हैं पूछी जाए तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से उद्गम होता है इनका, और कहाँ जाती हैं, पाकिस्तान में होते हुए इधर सागर में गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको पूछा गया है जो तुलबुल परियोजना है, ठीक है, ये किस नदी से संबंधित है या किस पे ये बना हुआ है। ठीक है, ये बताना है आपको इसमें। तो डैम और नेशनल पार्क और ये सब स्टैटिक जीके में पूछा जाता है। ठीक है, तो सारे पढ़ लेना, मैंने पिछली वीडियो में सारे कराए हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, झेलम। ठीक है, क्या आंसर होगा, तुलबुल परियोजना किससे है,
ये है झेलम से। नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किससे, थोड़ा रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है चैनलों के रूप में एक मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ जल क्षेत्र जिसे कयालस कहा जाता है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में पाया जाता है, ठीक है। जो कालस है ये भारत में से कौन से राज्य में पाया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना है। तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, ठीक है। कहाँ पाया जाता है ये, केरल में, ठीक है। अगर पूछा जाएगा तो कि ये कल्यास जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो आएगा आंसर आपका ऑप्शन सी, ठीक है, केरल, ठीक है। तो ये क्या है, ये पहले इसको बोलते थे मलबार तट कहते थे और इसको अब बोलते हैं कालियस, ठीक है। ये बैकवर्ड्स है, ठीक है, कालियस को बैकवर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। के रूप में कुछ विशिष्ट विशेषताएं मिली हैं, ठीक है, कुछ विशेषताएं मिली हैं, ठीक है, जिनके उपयोग किसे करते हैं, मछली पकड़ने और अंतर्देशीय नेविगेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। इनका यूज़ किस लिए किया जाता है, ठीक है, मछली पकड़ने और अंतर्देशीय नेविगेशन, ठीक है। नेविगेशन क्या होता है, चेक करना कौन सी मार्ग कहाँ पे हो, मार्ग बताना, ठीक है। नेविगेशन मार्ग जैसे हमारे फोनों में होता है नेविगेशन, ठीक है, रास्ता बताना, ठीक है, इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे पौधे की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें पूछा गया जो पौधा होता है, ठीक है, इसके ज़्यादा लंबे होने के लिए, बढ़ने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है, पौधे के लिए। यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है, लोम, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लोम, ठीक है। लोम मिट्टी होती है, ठीक है, क्ले मिट्टी, क्ले मिट्टी से ये वाली नीचे वाली, ठीक है, क्ले मिट्टी नहीं होगी, ठीक है, लोम मिट्टी होगी, ठीक है, जिसको बोलते हैं दोमट, ठीक है। अगर इंग्लिश में ना समझ आए तो हिंदी में लिखा हुआ है दोमट मिट्टी कहते हैं, ठीक है, लोम को, ठीक है। दोमट मिट्टी रेत मिट्टी और धरण का मिश्रण है, ठीक है। किसका मिक्सचर है ये, यह रेत और मिट्टी और धरण, ठीक है, इनका मिक्सचर है ये, ठीक है। इसकी जल धारणा क्षमता अच्छी है, ठीक है, जल की क्षमता अच्छी है इसकी, ठीक है, और ये पर्याप्त रूप से व्यतीत है, ठीक है, और इस मिट्टी में पर्याप्त खनिज लवण होते हैं और वनस्पति के विकास के लिए अनुकूल है, ठीक है। तो कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, दोमट या सी, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दोमट या लोम बोलते हैं, ठीक है। ये पेड़ों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊनी नदी जो अरावली रेंज की पुष्कर घाटी में निकलती है और निम्नलिखित में से किस में समाप्त हो जाती है, उसके बारे में आपको बताना है, किस में से निकलती है और किस में जाके समाप्त हो जाती है, कौन सी ऊनी नदी, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है। तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है, कच्छ के रण में, ठीक है। जो ऊनी नदी होती है, ठीक है, ऊनी नदी, ठीक है, अरावली रेंज की पुष्कर घाटी से निकलती हुई और कहाँ पे समाप्त होती है, कहाँ पे होगी, कच्छ के रण में, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कच्छ के रण में, ठीक है। पूछा जाएगा तो ऊनी नदी कहाँ से उद्गम होता है और कहाँ पे समाप्त हो जाती है, ठीक है, ये होती है, तो यहाँ पे ऊनी नहीं है, लूनी नदी है, ठीक है, तो लूनी नदी है, ठीक है। तो लूनी, ठीक है, राजस्थान की एक नदी है, ठीक है, लूनी नदी राजस्थान में है ये, ठीक है, जो अजमेर के पास अरावली पर्वत की पुष्कर घाटी में निकली है, ठीक है, जो अरावली के पर्वत
पर्वतमाला की पुष्कर घाटी में निकलती है, ठीक है, और गुजरात में कच्छ के रण में दलदलीय भूमि में समाप्त हो जाती है, ठीक है, दलदलीय भूमि में समाप्त हो जाती है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, कच्छ के रण में। और कौन सी नदी के बारे में पूछा गया है? लूनी नदी, ठीक है, ऊनी नहीं होगा, लूनी होगा, सही कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती, अर्कवती, भावनी, चिन्नार, हेमवती, हनुहोल और काबिनी, ठीक है, ये जो 3 नदी है सारी, ठीक है, जिसमें पूछा गया आपको कि ये किसकी सहायक नदी है, ठीक है, कौन सी ये किसकी सहायक नदियों में से एक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि ये सारी नदी किसकी सहायक नदी है। तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कावेरी का, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा किसका? कावेरी की, ठीक है, सारी नदियाँ कावेरी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, जो कि कावेरी नदी की कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से हेमवती, शिमशा, हेनुहुल, अकाविता, कबिनी, लक्षण तीर्थ और लोकपवनी, ठीक है, भावनी भी है, ठीक है, अमरावती भी है और नयाल भी है, ठीक है, नदी है, ठीक है। और ये सारी नदियाँ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है, इनमें से किसी को भी पूछ ले, जैसे अमरावती ये किसकी सहायक नदी है, आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है, तो सारे नाम याद होने चाहिए, ठीक है, किसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आपको पूछ ले जाएगा कि जैसे शिमशा नदी, ठीक है, इसमें क्वेश्चन में पूछ लेगा शिमशा नदी किसकी सहायक नदी है, ठीक है, इतना डीप में जाके पूछ लिया जाता है, और कहाँ से निकलती है और कहाँ पे इसका एंड होता है, ये सब कुछ पूछा गया है, ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सारे पढ़िएगा ये। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, कावेरी नदी की ये सारी सहायक नदियां हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केवल एक दशक में भारत की जनसंख्या ने ना नकारात्मक, ठीक है, विकास दिखाया था, मतलब कि ना के बराबर विकास दिखाया था, ठीक है, वह जनगणना कौन सी थी, आपको बताना है। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें आपको बताना कौन सी जनगणना थी वो जिसमें भारत की जनसंख्या ना के बराबर वृद्धि दिखाई गई थी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है, 1911 और 1921 वाली जनगणना में दिखाया गया था, ठीक है, 1901 से 1921 की अवधि को भारत की आबादी के स्थिर या स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस अवधि में विकास दर बहुत कम थी, ठीक है, यह तक कि 1911 से 21 के बीच दौरान में नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी, ठीक है, ना के बराबर दर्ज किया गया था, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि कौन सी हमारे भारत में कौन सा जनगणना थी जिसमें जो वृद्धि होती है, ठीक है, जनसंख्या वाली, वो ना के बराबर देखी गई थी, तो कौन सा याद होनी चाहिए आपको, ये 1911 से 21 तक, ठीक है, बी करेक्ट होगा, 11 से 21 के बीच में ना के बराबर जनसंख्या वृद्धि देखी गई थी इस सालों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरक्का बैरोज मुद्दा भारत और बांग्लादेश के बीच का मुद्दा है, निम्न में से किस नदी के पानी के वितरण संबंधित है, ठीक है, आपको बताया गया कि जो बांग्लादेश और भारत की, ठीक है, कौन सी नदी है जिसका मुद्दा है, आपको यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है, गंगा, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा गंगा, ठीक है। तो गंगा आपको पता ही है, जैसे कि यहाँ से निकलती है हमारे कहाँ से, उत्तराखंड में, ठीक है, हो गया हमारा भारत, ठीक है, इस तरह का बना लो, ठीक है, ये उत्तराखंड इस साइड से, ठीक है, यहाँ से निकलते हुए सीधा सीधा यूपी, बिहार, ये सब होते हुए और कई सारी सहायक नदियाँ लेते हुए, ठीक है, गोमती जैसे कोसी और ये सब सहायक नदियाँ इसकी होते हुए, और ये जाके गिर जाती है बंगाल में जाके, ठीक है, पहले जाती है ये वेस्ट बंगाल से कहाँ जाती है, ये है यहाँ पे हमारा बांग्लादेश, ठीक है, तो ये है हमारा बांग्लादेश, ठीक है, ये हमारा बांग्लादेश एरिया है, ठीक है, तो यहाँ से निकलती है गंगा नदी, ठीक है, और यहाँ पे बांग्लादेश में जाके गिर जाती है, ठीक है, बाद में फिर बांग्लादेश से निकल के बे बंगाल में चली जाती है, ठीक है। अगर पूछी जाएगी कि भारत में
सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो भी हमारा आंसर होता है गंगा। ठीक है, जो कि कितनी लंबी है आपको ये पूछी जाएगी, तो ये है 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ है। ठीक है, जिसका उद्गम होता है कहाँ से, उत्तराखंड से। ठीक है, जो कि कहाँ पे गंगा बनती है, प्रयागराज में। ठीक है, उद्गम होता है कहाँ से, उद्गम होता है उत्तराखंड से। ठीक है, उत्तराखंड से, और इसकी लेंथ पूछी जाएगी तो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, जो कि उत्तराखंड से कहाँ पे जाती है, सीधा जाती है बांग्लादेश में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, गंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की किस पंचवर्षीय योजना में कल्पना की गई, शुरू किए गए थे। तो ये जो राउरकुल, ठीक है, और दुर्गापुर, ठीक है, ये कौन सी पंचवर्षीय में किए गए थे, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचवर्षीय, मतलब कि जो 5 ईयर्स प्लान होते हैं ना, उनमें। ठीक है, 5 ईयर प्लान, ठीक है, उनमें किया गया था, किसमें किया गया था आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, कौन सा, दूसरे में। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अवधि 1956 से 61 के बीच में कब हुई थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब हुई थी। ठीक है, अगर ये पूछी जाती है तभी पता होनी चाहिए कब हुई थी। ये थी 1956 से 1961 के बीच में। ठीक है, दूसरी, ठीक है, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 5 ईयर प्लान होते हैं जो। ठीक है, तब राउरकेला स्टील प्लांट 1961 में जर्मन फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, ये प्लान, ठीक है, राउरकेला प्लान है जो। ठीक है, 1961 में जर्मन फर्म्स के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, दुर्गपुर स्टील प्लांट को ब्रिटिश फर्म्स के नेतृत्व में एक संघ की सहायता से शुरू किया गया था। ठीक है, और ये 1956 में शुरू हुआ था। ठीक है, कब शुरू हुआ था आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, दुर्गपुर स्टील वाला। ठीक है, ये हो गया राउरकेला। ठीक है, और ये हो गया दुर्गपुर स्टील। ठीक है, ये प्लांट दो पूछे गए थे इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये कौन से पंचवर्षीय योजना में आए थे या कौन से लाए गए थे। तो ठीक है, जो राउल किला था वो था 1961 में। ठीक है, सर किसके सहयोग से बना था, जर्मन फॉर्म्स के। ठीक है, और जो दुर्गपुर स्टील प्लांट था ये था ब्रिटिश फॉर्म्स के नेतृत्व में। ठीक है, और ये कब बना था, 1956 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना सितंबर 1967 में थी। ठीक है, एक और था जो था भिलाई इस्पात संयंत्र। ठीक है, संयंत्र। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में। ठीक है, 1967 में हुई थी। किसके भी, किसने, किसकी हेल्प से हुई थी, हुई थी सोवियत संघ के। ठीक है, इनके नेतृत्व या इनकी हेल्प से ये बना था। ठीक है, ब्लाइस पातल षडयंत्र। ठीक है, तो चौथी जो थी, चौथी 5 ईयर प्लान थी। ठीक है, के दौरान तमिलनाडु के सेलम में, कर्नाटका में विजयनगर और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, ठीक है, में नए, ठीक है, सॉरी विशाखापट्टनम में ये, ठीक है, हिंदी ऐसे लिखी होती है। ठीक है, विशाखापट्टनम में हुई थी। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, विशाखापट्टनम में ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सागर डैम या दीन बांध, ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी के बीच एक विशाल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, अब बताना है जो रणजीत सागर डैम है वो कौन सी विशाल नदी की बहुउद्देशीय नदी घाटना सॉरी घाटी परियोजना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही होगा ए। किस पे बना हुआ है, ठीक है, ये बना हुआ है रावी नदी पे। ठीक है, रंजीत सागर डैम किस पे बना हुआ है, ये बना हुआ है रावी नदी पे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, माथा गंगा नदी को निम्नलिखित देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये पूछा गया है जो माथा भंगा, ठीक है, ये नदी है। ठीक है, इसको निम्नलिखित में से
कौन से देशों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में माना जाता है। ठीक है, जो जो देश होते हैं, जो दो देश, जो नदी होगी, ठीक है, ये माथा बंगा, ठीक है, तो कौन सी दो देशों के बीच में बॉर्डर साझा करती है, ठीक है, बॉर्डर बनाती है, आपको वो बताना है इसमें। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं कि भारत नेपाल के बीच होगी, या भारत बांग्लादेश के बीच होगी, या भारत म्यांमार के बीच में होगी, या फिर भारत श्रीलंका के बीच में होगी। तो इसमें डी तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो समुद्र है श्रीलंका बीच में, ठीक है, और ये इन तीनों में से एक होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका क्या आंसर हो सकता है। तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। किस किसके बीच में होगी ये होगी भारत और बांग्लादेश के बीच में। कौन सी? ये होगी माथा बंगा नदी, ठीक है, माथा बंगा नदी भारत और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर बनाती है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अगर एक बारी में याद ना हो तो 2-3 बारी वीडियो देख लें, और सारे इंपॉर्टेंट है और सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आ रखे हैं। तो जैसे हर एक ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चन है कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, तो ध्यानपूर्वक सारे पढ़ लेना, ठीक है। और ये हमारे आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन थे, ठीक है, मतलब आखिरी क्वेश्चन था ये, ठीक है, 30 नंबर। तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इनमें से एक तो दो बार रिपीट हो गया था, ठीक है, तो उसको 29 ही कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग सा पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।